अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो सहन APS है उसके बाद जो बच्चे शहीद हुए वहाँ पर, उनके वालिदैन आज तक इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। आज भी जो वालिदैन थे उन मासूम बच्चों के, वो सुप्रीम कोर्ट में आए, उन्होंने रजिस्ट्रार से मुलाकात की और इस्तदा की, इंसाफ की, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने बच्चों की जो बरसी है उस पर मदऊ किया है। और एक एहतजाज भी आप कह सकते हैं उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना रिकॉर्ड कराया है। ये सानिया 2014 में हुआ था और आज भी अगर उसके बारे में सोचें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस कदर जुल्म हुआ था उस वक्त, ना सिर्फ उन मासूम बच्चों पर बल्कि उनके वालिदैन पर भी। इसके अलावा आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पर अब कल एक इंतहाई अहम फ़िक्स्ड मैच होने जा रहा है। बज़ाहिर ये बहुत से लोगों का मानना है, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतें बिल्कुल आज़ाद हैं और वहाँ पर कोई भी फ़िक्स्ड मैच नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं। और नवाज़ शरीफ साहब की जो अपीलें हैं उनकी बहाली की दरख्वास्तों पर कल समाअत होने जा रही है। और जो बेंच है वो बड़ा दिलचस्प है। जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं। हैरान कुन तौर पर मेरी अभी सोहेल रशीद साहब से भी बात हो रही थी, जब पहले ये मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था उस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ बैठा करते थे। मगर अब जब से दोबारा ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि इस वक्त हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं। सीनियर प्यूनी जज वो होता है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज होता है। अब एक तो वो माजी में इस बेंच का हिस्सा रहे, दूसरा वो सीनियर प्यूनी जज हैं। बावजूद इसके जस्टिस आमिर फ़ारूक उनको अपने साथ शामिल नहीं कर रहे और बताया यह जा रहा है कि उनको किसी भी बेंच में अपने साथ कम अज़ कम चीफ़ जस्टिस नहीं बिठा रहे। बिलखसूस जब से इनके दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हुआ टिरियान वाइट केस का, आपको याद होगा जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक फ़ैसला सुनाया और उनकी जो राय थी वो अक्सरियती राय थी, जबकि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की राय अक़लियती राय थी। और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने वो फ़ैसला जो है जारी नहीं किया। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि तनाज़ा खड़ा हो गया था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। और उसके बाद फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से एक रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हुआ था। आपको याद होगा, मुझसे ज़्यादा मेमोरी आपकी तेज़ है। और फिर वही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं जिन्हें चीफ़ जस्टिस उस वक्त के उमर अता बंदयाल साहब ने काजी अमीन साहब, जस्टिस रिटायर्ड काजी अमीन साहब के जनाजे पर कंधे पर हाथ रख के कहा था कि आप हमारे शेर हैं। बहरहाल अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इन केसेस में सामने नज़र नहीं आ रहे जो नवाज़ शरीफ के साहब के मुतालिक हैं। एक है एवन फील्ड और दूसरा है अल अजीज़िया। आपको मालूम ही है एहतसाब अदालत ने इनको सज़ा सुना दी थी और अब कल जो उनकी अपीलों की बहाली की दरख्वास्तें हैं जो उस रोज़ उन पर दस्तखत हुए थे जब 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आए और उन्होंने दस्तखत किए एयरपोर्ट के ऊपर। और वहाँ पर ही आपको याद होगा जो नादरा हुकाम थे वो भी मौजूद थे और उन्होंने उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की और फिर सुप्रीम हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्तें दायर कर दी गईं। पहली समाअत हुई 24 तारीख को और उनकी जो हिफाजती ज़मानत थी उसमें 2 रोज़ की तोसी की गई। और अब कल सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर है। नवाज़ शरीफ साहब दोबारा अदालत के रूबरू पेश होंगे और इम्कान यही है कि उनकी जो अपीलों की बहाली है उसके ऊपर समाअत होगी। और 2 जो रेफरेंसेस हैं जो मेरी मुख्तलिफ़ लोगों से बात हुई है, जहाँ तक हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एक है एवन फील्ड रेफरेंस और एक है अल अजीज़िया। जहाँ तक एवन फील्ड का मामला है, आपको याद होगा एवन फील्ड केस के अंदर जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो भी नवाज़ शरीफ के साथ एक तरह से शरीक जुर्म थी या वो मुलज़िम थी, शरीक मुलज़िम थी। और उनको
बरी कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और बज़ाहिर केस कमज़ोर था और नैब ये प्लीड ले सकता है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये केस जो है उसको प्रेस नहीं कर रहे और ये केस कल ख़त्म हो सकता है। ताहम जहाँ तक बात है अल अज़ीज़िया, क्योंकि एक नरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि हम जो है वो तश्तरी पर पेश किया हुआ इंसाफ नहीं लेंगे, हमें मेरिट्स पर सुना जाए और हमें मेरिट पर सुनकर फ़ैसला किया जाए। ये अब नून लीग जो है मौक़िफ़ बना रही है। तो बज़ाहिर एक आप कह सकते हैं कि जाली किस्म की प्रोसिक्यूशन कल नैब की जानिब से हमें नज़र आ सकती है। नैब कुछ थोड़ा बहुत ये कह सकता है और जिसके बाद इवेंचुअली ये हो सकता है कि जो अल अज़ीज़िया वाला रेफरेंस है, एवन फील्ड वाला, हो सकता है जो फ़ैसला वो कलअदम करार दे दिया जाए, जबकि अल अज़ीज़िया वाला वापस रिमांड बैक यानी एहतसाब अदालत को भेज दिया जाए। और ये एक पॉसिबिलिटी है। अब देखना ये होगा कि ये केस चलता है या नहीं, क्योंकि नैब से गुज़िश्ता जो समाअत हुई थी उस पर अदालत ने यही कहा था कि आइंदा समाअत पर अपीलों की बहाली, और नैब से ये पूछा गया था कि नैब एक दफ़ा ये बता दे कि केस चलाना भी है या नहीं चलाना। तो अब कल पता चलेगा, क्योंकि जब ये केसेस फ़ाइल किए जा रहे थे वो इसी तरह किए जा रहे थे। आप में से बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, मगर मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है और ये आज की नहीं है, पहले दिन से है, कि जब केसेस नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज़, इन सब के ख़िलाफ़, या नून लीग के जितने भी लोग हैं 2018 के बाद जितने लोगों पर केसेस बने, वो तमाम केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और उनको उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल थी। केस इंतहाई कमज़ोर थे या उनको कमज़ोर बनाया गया, वो एक अलग बहस है, मगर ये केसेस सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। हमें मालूम है जिस तरह आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए जा रहे हैं, एक के बाद एक केसेस बनाए जा रहे हैं, उनके लोगों के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उस वक्त शिद्दत इतनी नहीं थी, आज शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि हमारे एक सीनियर वकील साहब हैं, उनसे एक दफ़ा मैंने पूछा, उनसे बात की कि आपको क्या फ़र्क लगता है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता, सिर्फ एक फ़र्क है कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनकी दफ़ा 10% की एक विंडो छोड़ी गई थी कि हो सकता है फिर कभी इनकी ज़रूरत पड़ जाए, मगर इमरान खान साहब की दफ़ा तो 10% भी विंडो नहीं छोड़ी जा रही। बहरहाल अब देखते हैं कल क्या होता है। और आपको तो मालूम ही है ये जो मामला है ये स्टार्ट सुप्रीम कोर्ट से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में एक 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की थी इमरान खान साहब ने। खैर इसके ऊपर फिर बात करेंगे। एक दूसरा मामला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी मैं थोड़ी देर पहले सदर आरिफ अलवी साहब को सुन रहा था हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में। उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान मेरा लीडर है। पहले उन्होंने ये बात फिर वो अब कह सकते हैं कि जज्बात में आकर कही, और उसके बाद जब हामिद मीर ने उनको काउंटर किया कि क्या अब भी वो आपके सदर हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो अब भी मेरे सदर हैं। तो मेरे लिए ये एक हैरान कुन बात थी। बहरहाल इसका जवाब सदर मुमलिकत नहीं बल्कि इमरान खान साहब से लेना बनता है। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग बात की है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात जो हैं उन्हें जनवरी में या जनवरी के आखिर में होने की कोई उम्मीद फ़िल वक्त नज़र नहीं आ रही। ताहम उन्होंने तकिया किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, आला अदलिया पर, और एक मरतबा फिर उन्होंने बाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के कोर्ट में डाल दी है, और कहा है कि अब क्योंकि मामला आला अदलिया ने टेक अप कर लिया है तो मुझे लगता है कि इसका एक मुनासिब हल निकल आएगा। और उसके बाद उन्होंने एक और इंकिशाफ किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं आज सदर मुमलिकत ना होता तो मैं भी जेल में होता। ये बड़े उन्होंने धड़ल्ले के साथ बात की, तो काफ़ी कैंडिड उनकी गुफ्तगू थी। उससे काफ़ी चीज़ें अब मुझे कम से कम समझ में आ रही हैं। और जो इंतखाबात हैं वो कब होंगे इस बात का फ़ैसला अब हम सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही होगा, और होना चाहिए, क्योंकि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उनके इख्तिलाफ़ात से ही जस्टिस उमर अता बंदयाल से, उस वक्त के उन हम ख्याल जजेस से जिन्होंने उस वक्त फ़ैसला सुनाया, आपको याद होगा जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन उन 3 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने 14 मई को इंतखाबात का फ़ैसला सुनाया, और उसके बाद 2 से 3 फ़ैसले उन्होंने सुनाए। और उसके ऊपर इनके काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात हैं, ना सिर्फ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के, बल्कि उस वक्त जो इनिशियली बेंच में शामिल जजेस थे, जस्टिस अतर मिनल्ला थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, इन सब के एतराज़ात थे। जिसके बाद एक तूफ़ान खड़ा हुआ, और ये तो मैं कहूँगा कि कुछ टेक्निकल आस्पेक्ट्स थे
जिनको जवाज़ बनाकर ये एक मौक़िफ़ कायम किया गया और उस वक्त की हुकूमत ने उस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया कि फ़ैसला जो है वो 4-3 से है, 3-2 से है। ये एक बहस आपको याद होगा काफ़ी देर चलती रही सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की कुछ जल्दबाजियाँ थी कि उस मामले को उन्होंने सुलझाने की बजाय मज़ीद उलझाया और उसको ख़ुद ही कंट्रोवर्शियल कर दिया। अपने ही फ़ैसलों को उन्होंने बेवक़्त कर दिया। गो के एक बात हकीकत है कि उन्होंने फ़ैसले सुनाए और बड़े डंके की चोट पर सुनाए। वो अलग बात है कि उन फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ, और इन तमाम तर एस्पेक्ट्स को, इन तमाम तर जो कोताहियाँ उस वक्त की हमारी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट से होती रही हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा नालां थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो कि उस वक्त सीनियर प्यूनी जज थे। जिस तरह आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो जस्टिस आमिर फ़ारूक उनको एक आप कह सकते हैं किसी बेंच में शामिल नहीं कर रहे, अपने साथ बेंच में शामिल नहीं कर रहे, और जिस तरह का रवैया आज जस्टिस आमिर फ़ारूक का है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, यही रवैया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ उस वक्त जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के साथ बंदयाल साहब का था। और हो सकता है उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें थीं भी। बहरहाल हम फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वो उन्होंने जो अपनी तमाम तर फ्रस्ट्रेशन है, हमें कम से कम मुझे ये लगा है, अब गुज़िश्ता जो समाअत हुई है मुल्क भर में इंतखाबात की 90 रोज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब की दरख्वास्त पर, उसमें मुझे ये तासुर मिला है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये समझते हैं कि आइन के अंदर दर्ज है इंतखाबात 90 रोज़ में होने हैं, ताहम उन्होंने अपना फोकस माजी में की गई गलतियाँ या ब्लंडर्स उन पर रखा, और जो ब्लेम गेम है उस पर उन्होंने ज़्यादा बिलीव किया, ना कि जो हल है उसको वंस एंड फॉर ऑल निकाला जाए। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला आया है तो सुप्रीम कोर्ट को बीइंग द एपेक्स कोर्ट इस मामले को डिसाइड करना है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं। गो के उनके सवालात बड़े पर्टिनेंट हैं, बड़े अहम सवालात हैं, मगर इस वक्त उन सवालात की बजाय जो सबसे अहम सवाल नज़र आता है, जो आवाम समझते हैं सबसे अहम सवाल है, वो ये है कि इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे और इतनी ताख़ीर क्यों की जा रही है, और जो ताख़ीर कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। बेशक जो उस वक्त असम्बलियाँ तहलील हुई पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, उनके ऊपर आपको लाख एतराज़ होगा, मगर जो हो गया वो हो गया। अब अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसले सुनाए हैं, उन फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि एक दफ़ा फिर आपके सामने ये मामला आया है तो कम से कम माजी में जा रहे हैं, माजी में झांक रहे हैं, तो उन अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों के ख़िलाफ़ भी तो बात की जाए, या उनसे भी पूछा जाए कि क्यों कर आपने अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं किया। मगर वो सवाल बहरहाल अभी तक नहीं पूछा गया, और इम्कान यही है कि जो 2 नवंबर को अब समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात केस की, उसमें ये सवालात पूछे जाएंगे, और जो नोटिसेस जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन को और वफाकी हुकूमत को, ऑब्वियसली वो इसीलिए किए गए हैं कि उनसे इन सवालात का जवाब मांगा जाए। और जहाँ तक बात है सदर मुमलिकत की, उन्होंने राइटली सो ये बात अब वाज़े की है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करना है, और अब की बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फ़ैसला करेगी, कम से कम बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को उसकी बैकिंग हासिल होगी। और एक और अहम पहलू ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में जो 3 रुकनी कमेटी 184(3) के केसेस में बेंचेस तश्कील देती है, उस कमेटी ने बावजूद इसके कि इंतखाबात का केस मफाद आमा का केस है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का केस, बहुत से लोग मानते हैं इसको, लार्जर बेंच नहीं बनाया बल्कि 3 रुकनी बेंच बनाया है। उसका जवाब भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामे में दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, और जो दरख्वास्त गुज़ार हैं उन्होंने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, और किसी को इस पर एतराज़ नहीं है। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इंतखाबात के इनेकाद का फ़ैसला सुनाता है, तो उसको मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है या तमाम जो जजेज़ हैं उनकी बैकिंग हासिल होगी। जो नोट्स या जो इख्तिलाफ़ी राय हमें नज़र आती थी जस्टिस उमर अताब बंदयाल के दौर में, जिससे मामला मज़ीद बिगड़ा और तनाज़ात बढ़ते गए, वो अब शायद इस तरह ना हो, और इस तरह फिर जो अदालती फ़ैसला है उसकी वक़्त भी बढ़ती है, और फिर ओनस आता है उन इदारों पर जिन्होंने अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होता है। तो देखते हैं अब की बार
जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस मामले को कितना जल्दी कंक्लूड करते हैं और उसके ऊपर फिर जो भी फैसला वो सादिर फरमाते हैं अमल दरामद होता है या नहीं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।